फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो कहानी है, घटना है, ये प्रताप जी ने भेजा है यूपी के प्रयागराज से। तो चलते हैं उनकी कहानी में। लेकिन मेरे चैनल को दोस्तों आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ना, धन्यवाद आपका। ये जो घटना है दोस्तों, ये मेरे दादाजी का है। प्रताप ने बताया था, उनके साथ में ये घटना घटी थी। दादाजी को ये घटना घटे करीब 40 साल गुजर चुका है। दादाजी हमारे बचपन से ही कुश्ती के शौकीन थे। वो पढ़ाई करते हुए और कुश्ती भी करते थे। वो अपने एरिया में बहुत फेमस थे और उनके बहुत सारे दोस्त थे कुश्ती के लाइन में। अखाड़े में उनको दाव पेच भी वो सिखाते थे। तो इस तरह बहुत सारे लोग उनको जानते थे उसी उम्र से ही। उनका उम्र बढ़ता गया और कुश्ती का उनका स्टाइल भी चेंज होता गया। नए तरह के कुश्ती वो करने लगे थे एरिया में। बहुत दूर दूर तक वो जाते थे। उनका एक ग्रुप था जिसमें करीब 5-6 नौजवान थे कुश्ती वाले। 22 साल तक, करीब 20-22 साल तक पढ़ाई करते टाइम उन्होंने कुश्ती की। फिर वो एक सरकारी नौकरी में आ गए, लेकिन उन्होंने कुश्ती छोड़ा नहीं। वहाँ पर भी जॉब करते थे। वो बताते थे कि मैं कुश्ती को कभी छोड़ा नहीं। जब भी टाइम मिलता था मैं कुश्ती ज़रूर करता था। उन्होंने एक अखाड़ा अपने घर के पास में बना रखा था और छोटे बच्चों को भी वो सिखाते थे। इस तरह दादाजी का जीवन चल रहा था। कुछ दिनों के बाद में वो गांव आए थे छुट्टी पर। गांव में वो पुराने दोस्तों से मिले और बहुत उनको अच्छा लगता था पुराने मित्रों से मिलते हुए। कई जो उनके दोस्त थे वो नहीं मिल पाए थे, तो खैर उनका तो अफसोस था ही उनको। एक जो उनका जिगरी दोस्त था वो गुजर चुका था किसी बीमारी में, तो बहुत दुख था उनका उस बात को। हमारे दादाजी बहुत ही नेक दिल आदमी थे। किसी का सुख दुख में हमेशा वो भाग लेते थे और दर्द किसी को तो वो देख नहीं सकते थे। हमेशा तैयार रहते थे उसके मदद के लिए। कोई भी उनको आधी रात में बुलाता था तो हिचकते नहीं थे। वो तैयार रहते थे। एक दिन की बात है, दादाजी बता रहे थे, अब तो रहे नहीं, वो गुजर चुके हैं, कि पड़ोस में ही, हमारे गांव के पड़ोस में ही एक आदमी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था और ऐसा लग रहा था कि वो बच नहीं पाएगा। इतनी उसकी हालत गंभीर हो चुकी थी। बरसात का टाइम था। हमारे गांव में ऐसा कोई साधन नहीं था, सिर्फ बैलगाड़ी छोड़ करके, और बैलगाड़ी भी उस टाइम कोई तैयार नहीं था जाने के लिए। तो उन्होंने रास्ता निकाला, हमारे दादाजी ने चारपाई पर ही उसको लिटा करके, जो हॉस्पिटल था हमारे गांव से करीब 4 किलोमीटर के आसपास में, और वहाँ पर वो लेके गए थे चारपाई पर। 2 आदमी, एक आदमी पीछे लगकर, एक आदमी आगे लग करके, और रात में वो करीब 11 बजे तक हॉस्पिटल पहुँचे थे। हॉस्पिटल में अगर वो देरी से पहुँचते तो डॉक्टर बता रहा था कि इसकी जान जा भी सकती थी, कि ये बहुत अच्छा किया कि आपने टाइम पर लेके आए। डॉक्टर ने उसका इलाज किया और बोला कि अभी 2 दिन तक भर्ती रखना पड़ेगा। तो जो उनका परिवार था, दादाजी ने सब बताया उनको कि कैसे इनको देखभाल करनी है, दवा कैसे देनी है, सब कुछ उन्होंने समझा दिया। और बोले मैं कल आऊँगा, फिर आप रात में आप तो कुछ करना नहीं है, डॉक्टर ने तो देख ही लिया है, मैं घर जा रहा हूँ, सुबह मेरे को बहुत ज़रूरी काम है,
वो निपटा करके अब मैं दोपहर तक आपके पास में आऊँगा देखने के लिए। दादाजी, कई उनके लड़के थे साथ में, वो बोले कि तुम लोग भाई यहीं पर रुको और कोई ज़रूरत पड़े तो ध्यान रखना, मैं जा रहा हूँ अकेले। दादाजी डरते नहीं थे किसी चीज़ से भी, वो तो पूजा पाठ भी करते थे, धार्मिक थे और भूत प्रेत ऐसे कोई चीज़ों से कभी डरते नहीं थे। बहुत साहसी आदमी थे, शरीर भी उनका बहुत हष्ट पुष्ट था, बहुत लंबे तगड़े थे। वो पैदल ही अपना जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से चल पड़े। हमारा गांव जब 2 किलोमीटर रह जाता है तो कुछ रास्ते में बाएं और दाएं दोनों साइड में घने घने पेड़ झाड़ियाँ सब लगी हुई है, बगीचे टाइप का। वहाँ दिन में भी अंधेरा रहता है, सूरज की रोशनी रास्ते में पड़ती नहीं है, बहुत लंबे लंबे पेड़ हैं। तो उस रास्ते से निकल रहे थे और तभी लगा कि उनके पीछे कोई चल रहा है। वो मुड़ करके देखे तो कोई नज़र नहीं आया। फिर वो आगे की तरफ चलने लगे, तभी लगा कि फिर कोई उनके साथ में चल रहा है। वो पीछे मुड़ के देखे अगल बगल, लेकिन कोई था ही नहीं, नज़र ही नहीं आया। वो कुछ परेशान से हो गए कि आखिर कौन है, जो आहट तो हो रही है लेकिन नज़र नहीं आ रहा है। वो आगे की तरफ बढ़ने लगे, तभी पीछे से कोई उनके कंधे पर हाथ रखा। वो जल्दी से मुड़े तो देखा एक उन्हीं की तरह पहलवान टाइप का ही आदमी पीछे खड़ा था। चांदनी रात थी, लेकिन चेहरा वो पहचान नहीं पा रहे थे कि आखिर ये है तो कौन है। बोले, हाँ भाई बोलो, क्या बात है, आपने मेरे कंधे पर हाथ रखा, किस लिए, बताओ आप। वो आदमी कुछ नहीं बोला, चुपचाप खड़ा रहा। दादाजी ने फिर उसको डांट के बोला, अरे तुम्हें कोई बोलना नहीं था, कोई बात नहीं करनी थी, मेरे को रोकने का क्या फ़ायदा, मैं अपने घर जा रहा हूँ। और वो चलने लगे। तभी वो आदमी बोला, भाई साहब मेरे को पहचाने नहीं। दादाजी फिर पीछे मुड़ कर के देखे, बोले नहीं। वो सर पर अपना गमछम से बांध रखा था, इसलिए वो पहचान नहीं पाए थे। जब वो ध्यान से देखे तो वही वो पहलवान था जो उनके साथ में कुश्ती में जाया करता था और पिछले साल उसकी बीमारी में मौत हो गई थी। दादाजी देख करके चौंक गए, बोले तुम, और 2 कदम पीछे हट गए। तुम दूरी खड़े रहो, दूरी रहो, मेरे पास में मत आना, बिल्कुल भी वहीं खड़े रहो। दादाजी पीछे और हट गए। वो पहलवान बोला, भाई जी डरो नहीं, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मैं आपका कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, सिर्फ मेरी बात सुन लो आप। दादाजी बोले कि भाई तू दूर से ही बात कर, अब तो तू मर गया है और तेरे को तो परलोक में जाना चाहिए था, यहाँ क्यों भटक रहा है। बोला, यही तो बात आपसे कहना चाह रहा हूँ मैं। वो बहुत धीमी आवाज़ में बोला, दादाजी बता रहे थे। दादाजी बोले, ठीक है बताओ। फिर वो बताना शुरू किया कि भाई जी, हमारे परिवार में हम 2 भाई थे, एक बड़ा भाई, मैं छोटा, और आपके साथ हमेशा कुश्ती में मैं इधर उधर जाता रहता था। मुझे वो मेरे बड़े भाई आवारा कहते थे कि तू ज़िंदगी भर आवारा ही रहेगा, कुछ नहीं कर पाएगा, हमेशा डांटते रहते थे। फिर भी मैं उनकी बात को बुरा नहीं मानता था। फिर मेरी शादी भी हो गई थी सब कुछ, तो इसके बाद मैं नौकरी करने के लिए बहुत जगह मैं ट्राई किया, लेकिन मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा था नहीं, तो नौकरी तो मिल नहीं पाई। तो अपने खेत में ही मैं काम करने लगा और उसी से हमारा सबका परिवार का खर्चा चल रहा था। मैं बीमार पड़ गया। मेरी जो पत्नी थी
अपने गहने वहने बेच करके भी मेरा इलाज कराया, लेकिन मैं बच नहीं पाया। तो ये थी मेरी कहानी। और इसके बाद में जब हमारा जो भाई है, बड़ा भाई, वो सारा ज़मीन हड़प चुका है और हमारी पत्नी दर दर की ठोकरें खा रही है और एक बच्चा भी है। मैं इसीलिए आपके पास में आया था कि हमारी पत्नी को इंसाफ दिलाओ। और दूसरी बात ये है कि मुझे अभी तक मुक्ति नहीं मिली है। हाँ, मुक्ति मिलने का ये कारण है कि मेरा भाई ने श्राद्ध भी नहीं कराया है। तो वही मैं आपसे गुजारिश करने के लिए आपके पास आया हूँ कि हमारी पत्नी का इंसाफ दिलाइए। उसका जो भी ज़मीन है, सब कुछ है, भाई से कह करके वापस लौटाइए और मेरा श्राद्ध करवा दीजिए। उसकी कहानी सुन करके दादाजी रो पड़े। बहुत देर तक रोते रहे वो, आंखों से उनका आंसू निकलता रहा। बोले, भाई मुझे तो पता ही नहीं था और ना किसी ने मुझे जानकारी दिया था कि तुम्हारे परिवार के साथ में ऐसा हाल हो रहा है, तो मैं बहुत पहले ही मदद कर देता। जो भी तुम्हारी ज़मीन जायदाद थी मैं बंटवारा करवा करके जो भी तुम्हारे हिस्से में आता मैं दिलवाता। खैर चलो, अब कोई बात नहीं है। मैं कल ही जाऊंगा, कल तुम्हारे घर पर पहुंचूंगा और देखता हूँ तुम्हारे हिस्से का ज़मीन तुम्हारा बड़ा भाई कैसे हड़प सकता है। छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। तुम्हारे साथ में कितना अन्याय हुआ है, तुम्हारा भाई नहीं किया है। दादाजी बहुत गुस्से में थे उस टाइम। वो पहलवान फिर बोला कि आप ये बात किसी से कहना नहीं भाई जी कि मैं आपको मिला था। मैं किसी को दिखाई नहीं पड़ता हूँ, मैं अपने घर में ही जाता रहता हूँ, लेकिन मैं किसी को नज़र नहीं आता हूँ। जब हमारी पत्नी दर दर की ठोकरें खा रही थी तब भी मैं उसके सामने नहीं आया, बस आपके सामने आया हूँ। बस एक ही गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी ये काम करवा दीजिए। दादाजी बोले, भाई तू बिल्कुल चिंता मत कर, तूने बता दिया और ये मेरा काम है कि मैं कैसे करवाऊँ। मैं पहले तेरा ज़मीन जायदाद तेरी पत्नी के नाम करवाऊँगा, जो भी हिस्सा है अलग करवाऊँगा, और इसके बाद में तेरा मैं श्राद्ध कराऊँगा कि तू भी देख लेगा कि तेरा सब कुछ सही हो चुका है। हाँ, तभी तेरी मुक्ति मिल पाएगी। इतना कह करके दादाजी बोले, भाई मैं चल रहा हूँ, और कोई बात हो तो बता देना। दादाजी वहाँ से चल पड़े अपने घर की ओर। पीछे मुड़ के देखे तो वो पहलवान वहीं खड़ा था और दादाजी की तरफ देखे जा रहा था। दादाजी ने हाथ हिलाया कि बस तू टेंशन मत ले, तेरा काम मैं कल से ही शुरू कर दूंगा। वो अपने घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। और मन में एक संकल्प ले लिया था कि कैसे भी इसका जो हिस्सा है उसकी पत्नी के नाम मैं करा कर रहूँगा, चाहे उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूँगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी कोई अपनी आप बीती है, कोई घटना है, तो हमें इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और दूसरा चैनल हमारा हाईवे 33, उस पर भी विजिट ज़रूर कीजिएगा। उस पर भी अच्छी अच्छी कहानी रोज़ ही आ रही है। लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ। तो आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखना। भगवान आपको खुशी मंगल रखे। नमस्कार।